गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर अपन आ गए हैं क्लास 10 मैथ्स वर्कबुक वर्कशीट नंबर 4 पेज नंबर 6। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो सब थी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये अपने मोटे मोटे टॉपिक थे पिछले अभाज्य गुणनखंड। ये अभी तक 3 वर्कशीट तक अपने ये टॉपिक थे। अब अपना जो टॉपिक है वो जुड़ गया है बीजगणित से। तो बीजगणित की जो शुरुआत है उसको इन सवालों को हल करने से पहले अपन छोटी छोटी मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। पहला तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। अचर राशि का मतलब हुआ वे संख्या जिनका मान किसी भी प्रश्न में देखो, आप कहीं भी देखो नहीं बदलता है। 5, 8, 10, 15, 20, -5, -3/2 कुछ भी संख्या जो अपनी संख्या है जो अपन ने अभी तक पढ़ी है वो संख्याएं आती है अचर में। ठीक है साहब। अच्छा, और चर राशि वे राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पास कुछ आम है। अब ये कुछ कितने हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर ऐसा सवाल पूछ ले जाए कि मैंने एक बल्ला इतने रुपए में खरीदा। अगर या ऐसा क्या है, थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरी उम्र अपने छोटे भाई की उम्र से 7 वर्ष ज्यादा है। तो मेरी जो उम्र है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, मेरे छोटे भाई की उम्र के ऊपर। तो उसकी उम्र बदलती रहेगी तो मेरी एज भी बदलती रहेगी। तो जो उसकी उम्र है वो एक चर राशि है। तो उसको मानने के लिए या कुछ मानने के लिए उसको हम एक्स या वाई से डिनोट करते हैं। एक्स, वाई, जेड, ए, बी ये भी हो सकते हैं। तो चर और अचर। फिर आता है व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, जब चर और अचर दोनों मिल जाते हैं तो व्यंजक बन जाता है। जब चर और अचर के बीच में कोई संक्रिया लग जाए तो ये बन जाता है व्यंजक। ठीक है जी। व्यंजक के बाद आता है बहुपद। बहुपद और व्यंजक में हल्का सा डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है कि व्यंजक में चर राशि की घात, व्यंजक में सॉरी बहुपद में चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है। बड़ा जरूरी बात है। कक्षा 9 में तो एक पूरा प्रश्नावली इसके ऊपर एग्जाम के लिए कि भाई बहुपद में चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है। जैसे x की घात 7 + 7 तो ये बहुपद है। x की घात 3/2 - 4 ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात क्या आ गई, 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस भी नहीं हो सकता। मतलब अगर बटे में भी कहीं पे चर राशि लिखी हुई है तो वो भी एक बहुपद नहीं होगा। माइनस में घात तक लगा दी, z की घात -8 + 9 तो ये भी बहुपद नहीं। तो बहुपद क्या होगा, वह वे व्यंजक जिनमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के पद क्या होते हैं। बहुपद की घात क्या है, किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ x की घात 7 है, यहाँ x की घात 1 है। अधिकतम घात कितनी है, 7। तो इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी, 7। ठीक है जी। पद कितने हैं, 1, 2, 3 पद है और बहुपद की घात क्या है, 7। अच्छा, फिर अगला टॉपिक है गुणांक। चर राशि से जो संख्या गुणा हो रही है वो उसका गुणांक कहलाती है। जैसे x का गुणांक यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो 3 चीजें अपनी पहले शुरू से कर लेते हैं। क्या क्या हुआ, चर राशि में जब अपन अचर राशि का कोई संक्रिया लगा देते हैं तो व्यंजक। जब किसी व्यंजक में घात पूर्ण संख्या के रूप में हो तो बन जाता है बहुपद। बहुपद में क्या चीजें होती है, 2 चीजें मुख्य हैं। पहली बहुपद की घात और दूसरी बहुपद के पदों की संख्या। फिर नया टॉपिक आता है शून्य। शून्य क्या है देख लेते हैं। ये एक सवाल है, x - 4 एक बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x की जगह मैं क्या रखूं कि ये पूरा पूरा 0 हो जाए। शून्य का मतलब है शून्य करने वाला, वह संख्या जो किसी बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे तो शून्य कहलाएगी। x की जगह सीधा से दिख रहा है प्लस का 4 लिख दूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये तो अपना कॉमन सेंस था कि अपन ने यहाँ पे प्लस के 4 लिख दी। लेकिन सवाल अगर बड़ा आ जाता है तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए उस पूरे सवाल के आगे ही अपन क्या लिख देते हैं, 0। जैसे x + 4 = 0 तो x बराबर प्लस के 4 हो गया तो माइनस के 4। ठीक है जी। अब शून्यकों की संख्या कितनी होती है, बहुपद की घात जितनी होती है शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। बहुपदों की घात जितनी होती है शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। अच्छे से दिमाग में डाल लें, सवाल आते रहते हैं।
कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप केवल बीजगणित में अधर में रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अब जो टॉपिक आता है उस हिसाब से हम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि क्या है ये वाला वीडियो निश्चित रूप से बड़ा होगा। मैंने हर बार कोशिश की है कि वीडियो छोटे छोटे बनाऊं मैं 10 मिनट के, पूरा वर्कशीट एक बार में सिमट जाए जल्दी जल्दी, लेकिन अब ये थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि नया टॉपिक आ गया। हाँ साहब, बहुपद px का शून्य क्या होगा जहाँ px बराबर 2x + 1 है। शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। फटाक से लिख दो भैया, 2x + 1 बराबर 0, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का हो गया। ठीक है जी, 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर माइनस का 1/2, शून्य का आ गया माइनस का 1/2। फटाक से टिक लगा दिया b के ऊपर, बैक माइनस का 1/2। ठीक है, शून्य को की संख्या कितनी होती है, जितनी बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है, 1, x के ऊपर 1 है घात, तो अपना आंसर भी 1 ही बहुपद आएगा, 1 ही शून्य मिलेगा हमको। ठीक है, शून्य का आ गया माइनस का 1/2। बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। बहुपद x² - 3, सबसे पहली बात घात कितनी है, 2, तो शून्य कितने मिलेंगे, 2, 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते, कंफर्म बात है। ठीक है, और 2 से कम भी नहीं होंगे। अगर कोई एक संख्या 2 बार भी आ रही है तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। एक ही संख्या अगर आ रही है मानुष्य रूप में तो उसको भी हम 2 बार लिखते हैं। चलो भाई, शून्य निकालने के लिए इस पूरे को लिख दिया 0 के बराबर। क्लियर, 0 के बराबर लिखते ही माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल का निशान मिलेगा। वर्गमूल का निशान जब इधर से उधर जाता है तो पुरानी कक्षा में 8वीं तक जब वर्गमूल के पक्षांतर करते थे, वर्गमूल चला जाता था तो केवल हम प्लस का निशान ही लगाते थे। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि जब वर्गमूल वर्ग का उधर जाता है, पक्षांतर होता है वर्ग का, और वर्गमूल बनता है तो निशान प्लस और माइनस दोनों का आता है। ठीक है, इसके ऊपर भी अपन छोटी सी बात कर लेते हैं क्यों आता है। कि भैया स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ x की वो संख्या है जिसको गुणा करूं तो 3 आए, जिसको ओसी से गुणा करूं तो 3 आए। तो भाई किस चीज को गुणा करने से 3 आ सकते हैं, प्लस के अंडर रूट 3 को प्लस के अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तब भी 3 आते हैं, और माइनस के अंडर रूट 3 को माइनस के अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो भी 3 ही आते हैं। इसका मतलब उत्तर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। लिखने का तरीका क्या रहेगा, x बराबर प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये अपना हो गया बैक में है दोनों माइनस अंडर रूट 3, और आगे पीछे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है अपना, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 15 के शून्य a व b हो तो ab का मान होगा। सबसे पहली बात समझने की है, घात कितनी हुई है, बहुपद की घात है 2। बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, सवाल आता है, बड़ा इजी सा सवाल आता है, सवाल लिखा हुआ होगा और आपको बहुपद की घात दी हुई होगी, उसके हिसाब से आपको उत्तर बताना है। तो भैया इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2, तो शून्य कितने मिलेंगे, 2। इसने शून्य मान लिया कि a और b 2 शून्य है। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब तरीका क्या है, देखो एक तरीका तो ये है कि हम इसके शून्य निकालें, कक्षा 9 में पढ़ा हुआ होगा, मान लीजिए नहीं भूल गया हूं तो अभी रिपीट कर लेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इसके शून्य निकालें गुणनखंड विधि से, मध्य पद का विभाजन करके, और एक तरीका ये है कि हम कक्षा 10 के अध्याय 2 को एक बार दोबारा देख लें। उसमें शून्य को और द्विघात बहुपद के गुणांकों का संबंध दिखाया हुआ है। संबंध में शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार, क्या है संबंध उन दोनों का, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है जी। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अपन को क्या निकालना है भाई, ab का मतलब हुआ शून्य के और b है, ab दिया है इसका मतलब दोनों आपस में गुणा है, तो हमें शून्य को क्या निकालना है, गुणनफल क्या आएगा, इसको देखो x² - 2x + 15। अचर पद कौन है, ये अचर पद है 15, ध्यान देता हूं। x² का गुणांक नीचे क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 1, तो उत्तर आ गया प्लस का 15। ठीक है जी, उत्तर आ गया प्लस का 15। अब किताब में क्या गलती है, किताब में ए और बै दोनों प्लस के लिखे हुए हैं,
वह क्या जगह है, इसलिए अपन मान सकते हैं कि हो सकता है मिसप्रिंट हो गया, इसलिए मैंने उसको माइनस का कर दिया है और ए अपना प्लस का बनाया तो ए अपना उत्तर हो गया प्लस का 15। ठीक है, एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि वैसे अगर आप इसका शून्य निकाल के और फिर हल करेंगे तो गलती हो सकती है हमसे, तो अभी आपको यही काम में लेंगे, इसी को समझना है। जब सवाल आएंगे अध्याय 4 तो अपन इसको रिपीट कर लेंगे। यदि पी क्यू बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य पी व क्यू है, पी व क्यू हो तो 1 बटा पी प्लस 1 बटा क्यू का मान होगा। शून्य की बात हो रही है, पी व क्यू सीधा सा तरीका है, पहला तरीका कि आप क्या करो, शून्य निकालो। शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि है, उससे निकाल लेंगे। अभी नहीं अभी उसको ऊपर नहीं जाएंगे अपन, अभी अपन केवल शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके हिसाब से सवाल करेंगे। क्या संबंध है भैया शून्य का, दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा लिखने का कारण ये बेटा याद करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य क्या क्या है, पी और क्यू, तो इसका मतलब हुआ यहां थोड़ा कर लेते हैं, पी और क्यू का जोड़ किसके बराबर है, माइनस एक्स का गुणांक। बहुपद क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है 2 तो माइनस का 2 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो p प्लस क्यू तो है माइनस का 2 बटा 1। गुणनफल, गुणनफल मतलब p गुणा q। अचर पद कितना है भैया यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है वो भी 1, तो भाई अपन को तो 1 बटा p प्लस 1 बटा q निकालना है, 1 बटा p प्लस 1 बटा q निकालना है, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं जो देखो, 1 बटा p प्लस 1 बटा q बराबर क्या आएगा, जब नीचे दो संख्याएं हो बटे वाली तो लघुत्तम लेके करते हैं सवाल को, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आएगा p और q को दोनों को लिख दिया, p का भाग इस पूरे में दिया, p से p कट गया बच गया q, ऊपर आएगा q जोड़ का निशान, q का भाग दिया, p से q कट गया p को 1 से गुणा किया p। योग में संख्याएं क्रम नियमित का पालन करती हैं, तो q प्लस p को हम p प्लस q लिख सकते हैं, pq बटा pq। p प्लस q मैंने अभी भी निकाला माइनस का 2, pq कितना आया था, pq आया था 1, तो उत्तर आ गया माइनस का 2। इस सवाल में कोई गलती थी बेटा, किताब के अंदर दोनों संख्याएं प्लस की दी गई है, मैंने बै वाले को निशान लगा दिया, माइनस का की मात्र जगह थी, तो बै प्राप्त हो गया माइनस का 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, यदि एक n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। सीधी सी बात है, जब अपन ने टॉपिक शुरू किया था बहुपदों के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात पर डिपेंड करती है। अगर बहुपद में एक शून्यक है, एक घात है तो शून्य 1 आएगा, बहुपद में 2 घात है तो शून्य 2 आएंगे, बहुपद में 3 घात है तो शून्य 3 आएंगे, बहुपद में n घात है तो शून्य n आएंगे। उत्तर हो गया n 7। वह द्विघात बहुपद क्या थी जिसके शून्यक 5 व 8 है। चलो भैया सीधा से इसका एक फॉर्मूला है, जब शून्य दिए हुए हो और हमको समीकरण बनाना हो, सॉरी बहुपद बनाना हो, अपन देखो एक बात समझते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको बहुपद दे दे और शून्य पूछे, बहुपद दे दे और शून्य पूछे, इसके लिए अपने 3-4 विधियां हैं, श्रीधराचार्य विधि है, गुणनखंड विधि है, ठीक है, और विधि है। और एक सवाल ये हो तो शून्य दिए और बहुपद पूछे, तो हम शून्य को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अल्फा और बीटा, शून्य को मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ये इसलिए बता रहा हूँ किताबी नहीं है। एक शून्य तो हो गया अल्फा, तो हो गया अपना 5 और बीटा हो गया 8। अब एक फॉर्मूला सीधा सा याद करना है, क्या है फॉर्मूला, जब भी हमको बहुपद बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल।
तो वही कर रहे हैं, शून्य का योगफल अल्फा और बीटा जोड़ रहे हैं, शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा गुणा कर रहे हैं। चलो अगली लाइन चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य 5 है और दूसरा 8 है, 5 और 8 का जोड़, अल्फा इंटू बीटा, 5 और 8 का गुणा। अगली लाइन में आ गया एक्स स्क्वायर, 5 और 8 हो गए 13, बाहर माइनस का निशान तो माइनस के 13 है प्लस के 40। तो वह द्विघात बहुपद इसके शून्य 5 और 8 है, वो बहुपद होगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। ठीक है, अगला एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखने के लिए थोड़ा सा अपन बेस पे चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स की तरफ। देखो भाई, द्विघात बहुपद का मतलब हुआ कि घात कितनी होनी चाहिए, 2। घात कितनी होनी चाहिए, 2। अब घात 2 है तो उसके बाद फिर घात 1 वाला भी पद होगा और घात 0 वाला पद भी होगा, तो इसका मतलब पद कितने हो जाएंगे, 3। पद कितने हो जाएंगे, 3। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, घात 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो घात 2 वाला लिख दिया मैंने, घात 1 वाला लिख दिया और घात 0 वाला लिख दिया। किसी भी संख्या घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। अब इसके कुछ गुणांक भी हो सकते हैं, तो इसका गुणांक हो गया a, इसका गुणांक हो गया b और इसका गुणांक हो गया c। ठीक है ना, जहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बनेगा ही नहीं। तो ये कहलाती है द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। इसमें अब आप कुछ भी संख्या लिख के एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ सकते और एक्स को नहीं छेड़ सकते, बाकी कहीं पे भी a b c की जगह पर संख्या लिख सकते हैं और द्विघात बहुपद के रूप बना सकते हैं। आप ये लिख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8 साफ सही है, एक्स की घात 2 है और ये 8 है। मैं 3-4 उदाहरण लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना है। अच्छा ये भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। क्यों लिख सकते हैं, x की घात कितनी है, 2, तो द्विघात बहुपद की घात कितनी है, 2 ही है। चलो और भी आप लिख सकते हो, केवल आप एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी एक द्विघात बहुपद ही है जहां पर x का मान 0 है। पर इतना डीप नहीं जाना अपने को, ये ठीक है, व्यापक रूप वाला ठीक है मामला। तो अपन लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, ये देखिए वो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या लेके आकृति किस प्रकार की होगी, ग्राफिक इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अभी छोटी क्लास में अपन को ये ध्यान देना है कि जहाँ ये एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद होते हैं उनके व्यापक रूप पैराबोला ही बनते हैं, परवलय। तो आपको यहाँ लिखना है परवलय, परवलय लिख सकते हैं, परवलय का लिख सकते हैं। परवलय होता कैसे वो माफ होता है, तो कर देंगे ये परवलय का रूप है, ये भी परवलय का रूप है। ठीक है, ये अपना एक्स एक्स वाई एक्स और ये भी एक परवलय का ही रूप है। तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कब किससे होता है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं निशान से, प्लस माइनस के निशान रखते रहेंगे, उस हिसाब से चीजें बदलते हैं। तो अपन को केवल क्या लिख देना है, एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति किस प्रकार की प्राप्त होती है, परवलय। ठीक है जी। अगला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः, इसने सीधा ही दे दिया है, योगफल भी सीधा दे दिया और गुणनफल भी सीधा दे दिया। अपने पास फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। लिख दो फटाक से यहाँ पे x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल उसने कितना दिया है, 7। क्रमशः का मतलब हुआ क्रम से, शून्यकों का योगफल पहले आ रहा है ये 7 है, गुणनफल बाद में आते 5 है प्लस 5। सवाल हो गया पूरा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 1/4 और माइनस के 1/4 है, 1/4 और माइनस के 1/4 है। क्या करेंगे भाई, द्विघात बहुपद जिसके शून्य 1/4 और माइनस के 1/4। फिर फॉर्मूला में जाएंगे, एक शून्य हो गया 1/4 और एक शून्य हो गया माइनस के 1/4। अल्फा बीटा से करें तो भैया एक शून्य तो हो गया मेरा अल्फा, तो हो गया 1/4 और बीटा हो गया मेरा माइनस का 1/4। फॉर्मूला ले लेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। अगली लाइन में x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 1/4 प्लस माइनस बीटा का मान माइनस है ना, तो माइनस का 1/4 x प्लस 1/4 मल्टीप्लाई विद माइनस का 1/4। अगली लाइन में x स्क्वायर माइनस 1/4 से 1/4 गया तो 0 0 डॉट x प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 को माइनस का 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 और नीचे 4 को 4 से गुणा किया तो 16। जीरो वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x स्क्वायर माइनस 1/16 ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया है जिसके शून्य होंगे 1/4 और माइनस के 1/4। ठीक है जी, x स्क्वायर माइनस 1/16।
अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है 139 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार ऐसा आवर्ती है क्यों? याद करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में क्या? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का हो सकता है, एक तो शांत हो सकता है और एक अशांत हो सकता है। शांत कब होता है? जब हर में, हर मतलब बटे में, बटे वाली संख्या नीचे वाली, जब हर में हर का रूप 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, या 2 की घात n या और 5 की घात m के रूप में हो, तब तो वो अपना शांत होगा। अन्यथा इसके अलावा कुछ आ जाए तो अशांत होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। बटे में q का मान 2 की घात n और 5 की घात m, या तो ये दोनों या दोनों में से एक हो, तब तो शांत होता है, अदरवाइज अशांत। कोई भी एक संख्या बढ़ गई, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, तो अपना ये अशांत हो जाएगा। अब आ जाए जब नीचे वाले, तो यहाँ पे देखो 7 की घात 5 है, तो ये एक्स्ट्रा है नीचे। जब ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हो तभी शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। तो ये क्यों पूछ रहा है, तो अपन लिखेंगे हर का गुणनखंड रूप 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है। अतः 139 का 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है जी। 17/8 का अगला सवाल, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, इसमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या कितनी होगी? दशमलव का ये तो इसको पता है शांत है, शांत क्यों है देख लेते हैं क्यों है। हल 17/8 नीचे वाली संख्या का आभाज्य गुण मिल गया, 8 का आभाज्य गुण मिल गया होता है 2 की घात 2 का मान दिया 8 में, फिर 4 आया, 4 में 2 का मान दिया 2 बार गया, फिर 2 का मान दिया 1 बार, ये आ गया 2 3 बार लिखा हुआ, 2 की घात हो गया 3। अब हर जो है वो 2 की घात के रूप में है केवल, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। अब घातें कितनी आएंगी? 5 तो है इसमें, 2 की घात कितनी है 3, 5 में 3, 5 और चाहिए, तो जो दशमलव लगेगी, दशमलव के बाद जो संख्या होगी वो भी 3। एक बार अपन हल करके देखते हैं कैसे आएगा। मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, 5 भी कितनी चाहिए? 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 को ऊपर गुणा करना पड़ेगा, नीचे गुणा किया तो 17 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 2 की घात 3, 5 की घात 3, तो ये बन गया 10 की घात 3। 17 को 5 में गया, 5 को 5 में गया 25, 25 को 5 में गया 125, 125 को 17 में गया 17 5 85, 5 12 17 17 में 17 17 34 34 और 8 हो गए अपने 42 बचे 4, 17 1 17 17 और 4 हो गए 21 बटा 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। 1 2 3 नीचे 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़ के पीछे की तरफ से 3 संख्या छोड़ के 2 टूट जाएगा, उत्तर आ गया 2.125। ठीक है जी। तो सवाल का सीधा सूत्र हो गया जिसमें दशमलव के पश्चात 3 अंकों की संख्या, दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या 3 होगी। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं इस बात को अपन अच्छे से। पहली बात तो ये है कि केवल सवाल हल करना है, केवल ये कर देना ही काफ़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट अपने को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको किताब उठानी पड़ेगी, जो छोटे छोटे बिंदु हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, उनके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।